नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में शुरू हो रहे वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जिले के दौरे पर हैं, जहां सीएम सुबह 11 बजे बिजनौर में अभियान का शुभारंभ करेंगे और मुजफ्फरनगर में 12:30 बजे अभियान का शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सीएम योगी मुजफ्फरनगर जाते हुए पहले बिजनौर के विदुरकुटी आएंगे। इस दौरे को लेकर बिजनौर चांदपुर मार्ग पर विदुरकुटी गेट के सामने हेलीपैड बनाया जा रहा है और हेलीपैड बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अफसर मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल सभी विभागों के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं और आसपास के गांव में भी साफ सफाई कराई जा रही है। बता दें कि 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण जन अभियान 2023 की आज से शुरुआत हो रही है, जिसका शुभारंभ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर मुजफ्फरनगर से करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधेरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जाते हुए पहले बिजनौर की विदुरकुटी आएंगे। इस दौरे को लेकर बिजनौर चांदपुर मार्ग पर विदुरकुटी गेट के सामने हेलीपैड भी बनाया गया है। पूरी तैयारियां भी की गई हैं और हेलीपैड बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अफसर मौके पर मौजूद रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, आज से पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। बिजनौर और मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ पूरे कार्यक्रम होंगे? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण को लेकर एक बेहद कार्यक्रम चला रही है, अभियान चला रही है पूरे प्रदेश में, और इस कार्यक्रम के दौरान कुल 35 करोड़ पौधे जो हैं इस प्रदेश में लगने हैं, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से होगी। और उत्तर प्रदेश में आज करीबन 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का जिम्मा लखनऊ मंडल को दिया गया है और आज बिजनौर में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत विदुरकुटी से करेंगे। उसके बाद मुजफ्फरनगर में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जाएंगे, वहां भी इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है और जो पर्यावरण का संतुलन है वो आजकल की परिस्थितियों में बनाना बेहद जरूरी है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से गाड़ियों की ज़्यादा चलने से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है और वृक्ष लगाना एकमात्र उपाय है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार अगर बात करें तो 2 चरणों में 35 करोड़ पौधे लगाएगी, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर से करेंगे। तो विवेक, बिजनौर पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? विवेक, आपको आवाज आ रही मेरी? विवेक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सीएम बिजनौर मुजफ्फरनगर में आज पौधारोपण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 30 करोड़ पौधेरोपण का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की सीएम बिजनौर मुजफ्फरनगर में आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, पौधारोपण अभियान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर और मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 35 करोड़ पौधे जो है वो 2 चरणों में लगाए जाएंगे, जिसमें 30 करोड़ पौधे लगाने की शुरुआत आज से मुख्यमंत्री के हाथों होगी। शेष 5 करोड़ 15 अगस्त के समय तक लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के मामले में अगर देखा जाए तो तैयारियां शासन प्रशासन ने अपनी तरीके से
पुख्ता की हुई है। जहां पे पौधे लगाने हैं वहां पे साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके पहले ही जिस तरीके से वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने साफ तौर पर बताया था कि इस 2 चरणों की प्रक्रिया में 35 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश और देश की हरियाली को बनाए रखने के लिए सरकार का और हर आदमी का ये कर्तव्य होता है कि वो पेड़ पौधे लगाए और प्रदूषण को कम से कम होने दे। लेकिन जिस तरीके से आजकल प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, लगातार गाड़ियां से निकलने वाले प्रदूषण से लेके फैक्ट्रियों के जो तत्व हैं, उत्सर्जन तत्व है, उससे निकलने वाले प्रदूषण से लेके अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण निकल रहा है। ऐसे में पर्यावरण का संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर सराहनीय है और शासन प्रशासन के द्वारा इस सराहनीय पहल के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। मयूरी जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 70,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे और यह रोजगार मेला देश भर के 22 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। बता दें कि आज करीब 70,000 युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 22 राज्यों में ये रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं युवाओं को संबोधित भी करेंगे। आज 70,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 70,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। युवाओं का जो लंबे समय का इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 70,000 युवाओं को नौकरी देंगे। बता दें कि रोजगार मेले का आज आयोजन किया जा रहा है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 70,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सुहानी, आपको आवाज आ रही मेरी? सुहानी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 70,000 युवाओं को आज नौकरी मिलेगी। रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज लगभग 70,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 22 राज्यों में रोजगार मेले का आज आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 70,000 युवाओं को आज प्रधानमंत्री मोदी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और इस खबर पर एक बार फिर से हमारी सहयोगी सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए, युवाओं का जो इंतजार था लंबे समय से वो अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 70,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो रोजगार मेला है उसे कहीं ना कहीं पूरे देश में आज उसे लेकर युवाओं काफ़ी उसे चर्चित और खुश रहते हैं। उसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जो है 70,000 युवाओं को 22 राज्यों में आज नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। वहीं रोजगार मेला जो है प्रधानमंत्री मोदी के उसे 10 लाख युवाओं का लक्ष्य था जो नौकरी देने का, और जिसमें से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो है 6 चरण में नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं, जिसमें से 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके हैं। और अब ये 7वां चरण है जिसमें 7,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र का जो वितरण करेंगे वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा युवाओं को संबोधित भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा लक्ष्य है मयूरी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है अपना जो वादा किए थे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत, तो उसमें अभी तक 6 चरणों में वो दे चुके हैं इतना, और कहीं ना कहीं युवा इससे ज़्यादा उत्साहित भी दिखते हैं। और वही आज जो है 22 राज्यों
राज्यों में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। मैं बता दें आपको मयूरी की इसमें जो नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, इसमें केंद्र सरकार केंद्र और राज्य और केंद्र शासित विभागों में 38 विभागों में नौकरी मिलती है और इसमें अपने मन चाहे या आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार भी आपको इसमें जॉब मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक जो प्रधानमंत्री रोजगार मेला का ये लक्ष्य है, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बड़ा कदम है और जो देश को कहा जाता है कि जो देश जो है युवाओं का एक अलग अगला भविष्य होता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है ये अगले भविष्य की तैयारी है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कर रहे हैं। और आप बता दें आपको मयूरी की कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है वो हमेशा जो है लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इसमें युवाओं को नौकरी के लिए जो है हमेशा इन पे निशाना साधते रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से रोजगार मेला में चाहे केंद्र सरकार को हो चाहे राज्य सरकार को, आप देख सकते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ भी हमेशा युवाओं के लिए जो नियुक्ति पत्र का वितरण करते रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जो भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा बिना किसी भेदभाव और पारदर्शिता के साथ जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। तो चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, युवाओं के लिए हमेशा बीजेपी सरकार जो है नौकरी के लिए हमेशा नियुक्ति पत्र बांटती रहती है और उनके लिए भविष्य के बारे में भी सोचती रहती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से युवाओं के लिए उनके युवाओं के लिए जो रोजगार के लिए एक रास्ता खुल गया है। और कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से कोरोना काल आया था और सभी युवा जो बेरोजगार हो गए थे और उनकी स्थिति जो खराब हो गई थी, उसे देखकर जो हमको प्रधानमंत्री जो रोजगार मेला है उसमें कहीं ना कहीं युवाओं के इस बार सफलता की सीढ़ी जो देखने को मिल रही है। और अभी तक आपको बता दें मयूरी 3.5 लाख युवाओं की नौकरी मिल चुकी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बड़ा ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो है एक बड़ा कदम उठाए हैं। जी सुहानी, ये जो 22 राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है उसमें जानकारी सामने आ रही है कि 13 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? अब जी मयूरी आपको बता दें इसमें तमाम जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है तो उसे कहीं ना कहीं देखकर उनके तमाम जो मंत्री हैं इसमें शामिल होने, लेकिन अभी मंत्रियों का जो नाम है वो अभी सामने नहीं है। लेकिन इसमें बता दें कि 22 राज्यों में इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी जो युवाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन इसमें जो मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं 70,000 नौकरी देने का जो आज नियुक्ति पत्र आज वितरण करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत खास है और इसका प्रभाव आप देख सकते लोकसभा चुनाव पे भी पड़ सकता है। और इसमें खास इनका प्रधानमंत्री मोदी का मोटिव है कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनको अपने लक्ष्य प्राप्त हो और आने वाले भविष्य जो उनका उज्जवल हो। और इसलिए वो जो है अभी तक 6 चरणों में युवाओं को पत्र वितरित कर दिए और ये 7वां जो आपका उनका वितरण है इसमें नियुक्ति पत्र आज युवाओं को वितरण करेंगे। और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आज का दिन बहुत ही उत्सव है और वो उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही सही है। तो इसलिए आज कहा जा रहा है कि इसमें तमाम जो मंत्री और उनके पदाधिकारी भी है वो भी शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और 22 राज्यों में आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जो है युवाओं को संबोधित करेंगे और उनके आगे के भविष्य के लिए भी गुरु मंत्र देने की पूरी तरह से बात किया जा रहा है। जी सुहानी, जो 70,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो किन किन विभागों में ये नियुक्ति होगी? जी मयूरी आपको बता दें कि इसमें जो केंद्र से लेकर राज्य और जो मंत्री केंद्र शासित है उसमें सभी 38 जो विभागों में इसमें बांटा जाएगा। वो डाक विभाग हो या राज्य के विभाग हो, ये तमाम ऐसे विभाग हैं उसमें सभी विभागों में अलग अलग विभागों में जो युवाओं को इसमें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। साफ तौर पर देख सकती हैं कि केंद्र सरकार के भी जितने भी विभाग है या राज्य सरकार के विभाग हो या केंद्र शासित विभाग हो, इस सभी विभागों में युवाओं को नौकरी पत्र का वितरण किया जाएगा। वहीं साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो रोजगार मेला है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, इसमें आप अपने मन चाहे अपना नियुक्ति जो है अपने युवाओं अपने पत्र को वितरण कर सकते हैं। इसमें अपने जितने भी उनके क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार भी उनको इसमें रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ये साफ है, जिस तरह से युवा अपने अगले ये नौकरी के लिए जो विदेश जाते थे, भटकते थे इधर उधर कहीं, तो इस रोजगार मेला के आने के तहत तो युवाओं को एक रास्ता खुल गया और इसमें वो मन चाहे अपनी नौकरी के लिए अपना जो फॉर्म
अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मनचाहे नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक अच्छा रास्ता है और सभी विभागों के लिए, डाक विभाग हो या केंद्र शासित विभाग हो या जितने भी विभाग हो, इसमें सभी विभागों की अपनी को नौकरी मिल सकता है। लेकिन खास तौर पे कहा जा रहा है कि 38 विभाग जो है आप मनचाहे 38 विभागों में आप नौकरी ले सकते हैं। जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो या आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं उस विभाग से आपको ये नौकरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए खास ये रोजगार मिला है और उनके आने वाले भविष्य के लिए भी ये बहुत खास होने वाला है। जी मयूरी। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। भाजपा की अगली चुनावी रणनीति तय करने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के लिए लखनऊ में होंगे और वे सरकार और संगठन की शाह लेंगे। इस दौरान महामंत्री सरकार के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक बीजेपी के अगले प्लान पर मंथन करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले संतोष का यह दौरा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि चुनाव की तैयारी के बीच ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है। मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और तमाम विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा। बीएल संतोष का यूपी दौरा है और ये दौरा चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव की तैयारी के बीच ये दौरा काफी अहम है। और इस खबर पर हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और इसी को लेकर देखिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे। कितना अहम है ये दौरा? बता दें जिस तरह से लोकसभा चुनाव अब पास आ गया है, 6 से 7 महीने बचा है और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपना एड़ी से चोटी जोड़ लगा चुकी है और हर एक सीट पर वो अलग अलग रणनीतियों के साथ लोकसभा चुनाव में उतर रही है। अब बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सिंह हैं, आज वो लखनऊ के 2 दिन दौरे पर रहेंगे और ये दौरा काफ़ी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीएल संतोष जो है वो 22 और 23 के जो सरकार के जो काम हैं उसको लेकर पूरे तरह से मंथन करेंगे, उसका संगठन करेंगे। वही बताया जा रहा है कि वो पदाधिकारियों और जो जितने भी मंत्री हैं उनके साथ भी अलग रणनीतियों पे मंथन करेंगे और ये इनका दौरा बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को जो जेपी नड्डा के जो अगुवाई में जिस तरह से रोड मैप तैयार करने के लिए, चुनाव के अगले रोड मैप तैयार करने के लिए जो बैठक हुई थी उसमें भूपेंद्र चौधरी और अगले जो उनके धर्मपाल मंत्री जो संगठन प्रदेश के हैं वो नहीं पहुंच पाए थे और इसलिए उनका दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। वही बताया जा रहा है मयूरी की जिस तरह से 21 क्लस्टर तैयार किया गया है लोकसभा चुनाव तैयार के लिए, जिसमें कि प्रभारी और सह प्रभारियों के लिए अलग अलग उनके रणनीति तैयार करने के लिए भी बात की जा रही है। वही बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकार में अलग अलग 3 जगहों पे मंत्री को बांटा गया है, जिसमें से अब बता दें केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, सरकार मंत्री और पूर्व अध्यक्ष, जितने अलग अलग मंत्री हैं उनको अलग अलग डिवाइड करके साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूपी में 66 सीटों पे यूपी का कब्जा उसमें से 80 सीटों पे क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी तरह से बीजेपी तैयार है और इसलिए अलग अलग सीटों पे वो अलग अलग काम कर रही है। वही साथ में ये भी कहना है मयूरी कि जिस तरह से कम सीटों से हारी हुई है बीजेपी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है और जो ज़्यादा हार की सीटें उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है और नए चेहरों को भी इसमें लोकसभा चुनाव में साथ देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि पहले से वो 66 सीटों पर उनका कब्जा है और उसी के लिए वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो इस बार यूपी को अपने पूरी तरह से रोड मैप तैयार करने के लिए तैयार कर चुकी है। वही बताया जा रहा है भी मयूरी की इस बार जो संतोष हैं वो कहीं ना कहीं इस बार गांव से लेकर जो कस्बे हैं वही शहरी क्षेत्र है वो अलग अलग रोड मैप तैयार कर रही है और उनके पदाधिकारियों के जितने भी मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक करेगी। क्योंकि अब देख सकती है किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खुद टिफिन चर्चा कर चुके हैं और साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो भी इस बार पूरी तरह से एड़ी से चोटी जोड़ लगा चुके हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी हम गलती नहीं करना चाहते और अलग अलग रणनीतियों के साथ वो इसमें बैठक कर रहे हैं और इसीलिए कहीं माना जा रहा है कि बीएल संतोष का ये जो दौरा है यूपी का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र का जो रास्ता होता है कहीं ना कहीं यूपी से होकर जाता है और यूपी के साधने के लिए पूरी तरह से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही आपका अगुवाई जो वही आपको बता दें कि
हम सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बैठक होने वाली है उसमें भी ये संतोष सिंह अगुवाई में बैठक में शामिल हो सकते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण बैठक होगा, इस बैठक की वजह के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव की जो सीटें होगी वो कंफर्म हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर ये बताया जा रहा है मयूरी कि ये बैठक जो होगी इसमें ये देखा जाएगा कि किस सांसद ने अच्छा काम किया है और जो आपका महाजनसंपर्क अभियान हुआ था उसमें किन सांसदों का अच्छा जो रिपोर्ट कार्ड था किस तरह से अच्छा शामिल हुआ और उन्हें देखते हुए ये टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ का जो ये बैठक होगी इसमें जब संतोष सिंह शामिल होंगे तो ये बड़ा एक बैठक साबित हो सकता है और इस बैठक के जरिए ही आपको ये लोकसभा टिकट का भी पूरे तरह से रिजल्ट आएगा। तो ये देखने वाली ये बात होगी मयूरी की क्या इसमें किन किन संसदों पर टिकट कट सकता है और किन संसदों का गाज गिर सकती है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये बैठक जो होगा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है। जी मयूरी। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि चुनाव की तैयारी के बीच बीएल संतोष का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि आज का दिन 70,000 युवाओं के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन युवाओं को 70,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। आइए सीधा आपको ले चलते हैं वहां। समाप्त कर सकता है उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है। और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता से मिलने वाला आशीर्वाद, गरीब से मिलने वाला आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर ही होता है। इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा और जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है संतोष, वो संतोष वहीं से मिलने वाला है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था। देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को
हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी, ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए, ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा, बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। साथियों, भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है, वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, संकट में से बैंकों को बाहर लाए, देश के अर्थतंत्र विकास में अग्रसर होकर के भूमिका निभाई। और इन बैंक कर्मचारियों ने, बैंक के लोगों ने कभी भी मुझे और मेरे विजन को न नकारा न निराश किया। मुझे याद है जब जनधन योजना शुरू हुई तो जो पुरानी सोच वाले लोग थे वो मुझे सवाल पूछते थे, गरीब के पास तो पैसे नहीं, वो बैंक खाता खोल के क्या करेगा, बैंकों पे बर्डन बढ़ जाएगा, बैंक का कर्मचारी कैसे काम करेगा। भांति भांति के निराशाएं फैलाई गई थी। लेकिन बैंक के मेरे साथियों ने गरीब का जनधन खाता खुले, इसके लिए दिन रात एक कर दिया। झुग्गी झोपड़ी में जाते थे बैंक के कर्मचारी,
लोगों के बैंक के खाते खुलवाते थे। अगर आज देश में करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खुले हैं तो इसके पीछे बैंक में काम करने वाले हमारे कर्मियों का परिश्रम है, उनका सेवा भाव है। ये बैंक कर्मियों की मेहनत है जिसकी वजह से सरकार कोरोना काल में करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई। साथियों, कुछ लोग पहले ये भी गलत आरोप लगाते हैं और लगाते रहे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में असंगठित क्षेत्र के लोगों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी नहीं है। जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों के बिना गारंटी लोन देने की ठानी तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया। जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन अमाउंट को डबल कर दिया तो ये बैंक के कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक मदद पहुंचाई। जब सरकार ने कोविड काल में एमएसएमई सेक्टर को मदद करने का फैसला लिया तो ये बैंक कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर एमएसएमई सेक्टर को बचाने में मदद की और 1.5 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों का जिसका रोजगार जाने की संभावना थी उस छोटे छोटे उद्योगों को बचा करके 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार भी बचाया। जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की तो ये बैंक कर्मी ही है जिन्होंने इस योजना को टेक्नोलॉजी की मदद से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सरकार ने रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए जो फुटपाथ पर बैठ करके अपने माल बेचते हैं, छोटी सी लॉरी लेकर के माल बेचते हैं, उनके लिए एक स्वनिधि योजना शुरू की तो ये हमारे बैंक कर्मी ही हैं जो अपने गरीब भाई बहनों के लिए इतनी मेहनत करो। और कुछ बैंक ब्रांच ने तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके बुला करके उनका हाथ पकड़ करके इन रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने के लिए काम किया है। आज हमारे बैंक कर्मियों की मेहनत की वजह से ही 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी ठेले वालों के उनको बैंक से मदद मिल पाई है। मैं हर बैंक कर्मचारी की सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आप लोग भी अब जब बैंकिंग सेक्टर में जुड़ रहे हैं तो एक नई ऊर्जा जुड़ेगी, नया विश्वास जुड़ेगा, समाज के लिए कुछ करने की एक नई भावना पैदा होगी। पुराने लोग जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपका परिश्रम जुड़ जाएगा और मुझे पक्का विश्वास है कि हम बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से गरीब तबके को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें आप लोग आज ये नियुक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे। साथियों, जब सही नियत से फैसले लिए जाते हैं, सही नीति बनाई जाती है तो उसके परिणाम भी अद्भुत होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं। इसका प्रमाण अभी कुछ ही दिन पहले देश ने देखा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय
गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। भारत की इस सफलता में सरकारी कर्मचारियों की भी मेहनत रही है। गरीबों को पक्का घर देने की योजना हो, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव-गांव, घर-घर, जन सामान्य तक लेकर गए। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बढ़ा, विश्वास पैदा हुआ। ये सफलता इस बात की प्रतीक है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है। और इसमें निश्चित तौर पर देश के हर सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी भूमिका है। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं हैं, आपको खुद भी उनके प्रति जागृत रहना है और जनता को भी उससे जोड़ना है। साथियों, भारत में कम होती गरीबी का एक और पक्ष है। कम होती गरीबी के बीच देश में नियो मिडिल क्लास का लगातार विस्तार हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। भारत में बढ़ते नियो मिडिल क्लास की अपनी डिमांड्स है, अपनी आकांक्षाएं हैं। इस डिमांड की पूर्ति के लिए आज देश में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। आजकल आप देखिए, आए दिन किसी नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है, नए अचीवमेंट की चर्चा होती है। भारत से रिकॉर्ड मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत में इस साल के पहले 6 महीने में जितनी कारों की बिक्री हुई है वो भी उत्साह बढ़ाने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी भारत में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ये सब देश में रोजगार बढ़ा रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। साथियों, भारत के टैलेंट पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया में अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। सीनियर सिटीजन से दुनिया के कई देश विपुल संख्या से भरे हुए हैं। युवा पीढ़ी उनके यहां कम होती जा रही है। काम करने वाली आबादी घट रही है। इसलिए ये समय भारत के युवाओं के लिए बहुत मेहनत करने का है। अपनी स्किल, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का है। हमने ये देखा है कि भारत के आईटी टैलेंट की, डॉक्टरों की, नर्सों की और हमारे गल्फ कंट्रीज में तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काम करने वाले हमारे साथियों की कितनी डिमांड रही है। भारतीय टैलेंट की इज्जत हर देश में, हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत
लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल डिमांड को पूरा करने वाली स्किल्स भारत के युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बनाने जा रही है। साथियों, आप सभी एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सरकारी सेवा में आ रहे हैं। अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप सभी को अपनी आकांक्षाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। नई जिम्मेदारियों से जुड़ने के बाद भी आप सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। एक बार फिर मैं आपको, आपके परिवार के लोगों को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस नई जिम्मेवारी एक आरंभ बिंदु है। आप भी जिंदगी की अनेक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपके माध्यम से जहां भी आपको सेवा करने का मौका मिले, देश का हर नागरिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके कारण बहुत नई ताकत को प्राप्त करें। आप अपने हर सपनों को पूरा करें, संकल्प को पूरा करें, इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Bye.